Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, एनसीएफ की ये अंतिम कक्षा है। इसके पहले मैंने एनसीएफ 2005 की एक और क्लास अपलोड की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों, बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के अध्यायों के बारे में। पहला अध्याय इसका मैं पढ़ा चुका हूँ और इसके पहले जो मूलभूत जानकारी है वो भी आपको मैं दे चुका हूँ। साथियों, आज जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय है, क्या क्या उसमें बताया है, सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ये मैटर हर जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, अध्याय 2 की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य इसमें शामिल किए गए हैं। जो एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय है, उसमें अध्याय नंबर 2 में एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को रखा गया है। तो एनसीएफ 2005 के क्या क्या उद्देश्य अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूं। साथियों, पहला उद्देश्य आता है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बोझ रहित करना है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। मतलब बालक को किसी भी प्रकार का बालक के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, ये इसका पहला उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय रखना एवं स्वतंत्र रखना। शिक्षण प्रक्रिया मतलब जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, तो वहाँ पर उस चीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहे और वो स्वतंत्र रहे सीखने के लिए। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को प्रेरक के रूप में शामिल करना। प्रेरक मतलब एक तरह से बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला। तो अध्यापक की भूमिका शिक्षण में सिर्फ इतनी होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया में, कि वो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करे। एक प्रेरक के रूप में अध्यापक को शामिल करना। कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1 बनाए रखना, जिससे कि छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो। एनसीएफ 2005 का ये भी मानना था कि 30 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिए। ज़्यादा अगर बच्चे रहते हैं तो उसमें अध्यापक सभी बच्चों को देख नहीं पाता है कि भाई कौन सा बालक किस प्रकार का कार्य कर रहा है, कितना सीख रहा है, उन पर निगरानी सही तरीके से नहीं रख पाता है। 30:1 का जो रेशियो है इन्होंने बताया। मूल्यांकन की प्रक्रिया को लचीला बनाना तथा सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको लचीला बनाया जाए और सीसीई सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली भी अनिवार्य रूप से लागू हो। जबकि मित्रों, जो सीसीई है वो 2005 में लागू नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी इसका एक उद्देश्य रखा गया था। खुली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन प्रणाली को महत्व देना। खुली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन प्रणाली का मतलब क्या है कि पाठ्यपुस्तक में से जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था वो पाठ्य पुस्तक आधारित न होकर के जो भी मूल्यांकन प्रणाली बालक के ऊपर आप अपनाओगे वो बिल्कुल खुली हुई होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार यहीं से हम प्रश्न देंगे। आप बच्चों के सभी पक्षों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाना, कि शिक्षा का एक उद्देश्य सिर्फ ज्ञान का अर्जन ही नहीं है कि बालक ने ज्ञान का अर्जन कर लिया है वो ही शिक्षा होगी, नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व का उसका विकास हो, इसलिए शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाया गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा, लोगों को इसमें कमाई भी होगी, तो उससे क्या शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें तीव्र गति से विकास भी होगा। अध्यापकों में उचित दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक विकास हो सके। देखिए, उचित दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई पर्सनल 2-5 कक्षा में ऐसे विद्यार्थी है जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, लेकिन और जो विद्यार्थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो उचित दृष्टिकोण अध्यापकों में विकसित हो और वो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से उनका शैक्षिक विकास करे, ये भी इसका एक उद्देश्य रखा गया। अच्छे विद्यार्थियों के स्वरूप में परिवर्तन करना, अर्थात कक्षा में सबसे अधिक प्रश्न करने वाले जिज्ञासु विद्यार्थियों को कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मानना। कि अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है, ठीक है, अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है कि जो सज धज के कक्षा में आता है, बल्कि अच्छा विद्यार्थी वो है
जो कक्षा में सर्वाधिक प्रश्न अध्यापक से वो करता है उसको सबसे अच्छा विद्यार्थी माना जाना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। तो मित्रों ये तो थे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 आता है एनसीएफ 2005 के निर्देश। क्या क्या निर्देश एनसीएफ 2005 ने दिए थे। पहला निर्देश आता है अध्यापक एवं छात्र के संबंधों में मधुरता हो। देखिए अध्यापक और छात्र के जो संबंध है वो ऐसे रहते थे कि अध्यापक से सही तरीके से बालक बोल भी नहीं पाता था। कुछ पूछना हो तो उसको डर लगता था कि यार अध्यापक हमें मारेंगे तो नहीं, ये नहीं करेंगे, कोई सज़ा तो नहीं देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस प्रकार से। तो उनके जो संबंध है वो सभी प्रकार के विचार व्यक्त कर सके, ऐसे मधुर संबंध स्थापित हो। छात्रों में तार्किक क्षमताओं के विकास के लिए गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए तार्किक क्षमताओं का विकास किस विषय से होता है, गणित विषय से। और एनसीएफ 2005 ने ये निर्देश दिया था। समाज के ज्ञान, सामाजिक परिवर्तनों का ज्ञान एवं समस्या समाधान की भावना के विकास के लिए विज्ञान शिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करना। इन्होंने बताया गणित को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, विज्ञान शिक्षण को भी शुरू से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मानवीय गुणों के विकास एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में स्थान देना। मतलब जो जो विषय इम्पोर्टेंट बच्चों के विकास के लिए लगे उनका निर्देश दिया गया कि ये सब्जेक्ट भी आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित करो। विद्यार्थियों में तकनीकी क्षमताओं के विकास के लिए कंप्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, कि बालकों में तकनीकी क्षमताओं का विकास हो, और वो किससे होगा, कंप्यूटर शिक्षा से, तो उसको भी पाठ्यक्रम में ऐड करें। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना एवं कुंजी पर रोक लगाना। देखिए कुंजी का मतलब आप सभी ने जब अगर कोई एनसीएफ 2005 से पहले कक्षा तीसरी, चौथी या पाँचवीं में पढ़ता था तो आपको ये पता होगा कि छोटी छोटी कुंजियाँ आती थी, उनको रटा जाता था। तो रटन प्रणाली पर आधारित चीज़ें थी वो, कि आप इसको रट लो और एग्जाम दे लो, इस प्रकार से होता था। लेकिन एनसीएफ 2005 ने निर्देश दिया कि रटने की प्रवृत्ति कम की जाए और कुंजी पर भी रोक लगा दी जाए, क्योंकि उससे सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को आरंभ से ही इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। शुरुआत से ही उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल मैं उसका समाधान निकालूंगा। छात्रों को मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए अधिक से अधिक सक्रिय रखना एवं क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करना। क्रियात्मक विधियां का मतलब है जिसमें क्रिया करके सीखा जाता है। उन विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त जो किया जाता है वो स्थायी होता है। अभ्यास को महत्व देने के लिए गृह कार्य को पाठ्यचर्या में शामिल करना। देखिए गृह कार्य जब करेंगे तो छात्रों का अभ्यास होगा तो जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो स्थायी भी होगा। छात्रों के लिए लालच, दंड एवं भय से रहित पाठ्यचर्या का स्वरूप विकसित करना, कि पाठ्यचर्या ऐसी नहीं हो जिसमें लालच को कोई स्थान हो या दंड को कोई स्थान हो या किसी भी प्रकार का बालक के अंदर डर पैदा हो, ऐसी पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में आत्मानुशासन की भावना विकसित करना, कि छात्रों को अनुशासन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उनमें आत्मानुशासन की भावना जागृत कर दो ताकि वो बिना कहे ही प्रत्येक चीज़ को कर लेवे। अध्यापक जो कहना चाहता है, अध्यापक जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि अनुशासन संबंधी बात हो, उसके पहले ही वो इस चीज़ को सीख लेवे, तो उनके अंदर आत्मानुशासन की भावना विकसित हो, ऐसा एनसीएफ 2005 का निर्देश था। मित्रों अब पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 को, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया था। तो क्या क्या नीति निर्देशक सिद्धांत इन्होंने बताए थे, देखिए। पहला आता है शिक्षण प्रक्रिया को रटने की पद्धति से मुक्त करना। ये देखिए उन्होंने निर्देश में भी बता दिया था कि रटन प्रणाली यहाँ पर कि भाई बंद की जाएगी। तो शिक्षण प्रक्रिया ऐसा ही है कि रटने से काम नहीं चलेगा, आप उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को करिए, ताकि आपका वो जो ज्ञान है वो स्थायी ज्ञान हो और वो उसको आप प्रयोग में ला सके। और अगर रटने वाला ज्ञान है तो उसको आप व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं।
मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाना एवं कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाना पहले भी बता दिया था, लेकिन कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, कक्षा में जो बालक गतिविधियां करता है उस पर आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, न कि किताबी ज्ञान पर ही संपूर्ण मूल्यांकन किया जाए। हालांकि किताबी ज्ञान पर भी होना चाहिए, लेकिन कक्षा में जो बालक की भाई कौन सा बालक किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है उसको भी मूल्यांकन से जोड़ना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान को पाठ्यशाला के बाहरी वातावरण से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान जो दिया जा रहा है वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहे, स्कूल के बाहर भी वो उनको जो ज्ञान दिया जा रहा है उनका जुड़ाव हो स्कूल के बाहरी जीवन से भी। ठीक है, बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है उसका जुड़ाव होना चाहिए। पाठ्यचर्या को छात्रों के चहुमुखी विकास के योग्य बनाना एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित स्वरूप समाप्त करना। देखिए, पहले जो शिक्षण होता था कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही शिक्षण करा दिया, जो किताब में लिखा हुआ है उसके अलावा और कुछ भी बालक को याद ही नहीं है, उसमें भी वो चीज़ उसने रट ली है इसलिए उसको याद है। तो इस चीज़ को समाप्त करना और बालकों का संपूर्ण विकास हो, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, ये भी इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया। एक ऐसी अधिभावी मतलब भविष्य में आने वाली पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं को भी शामिल किया जा सके। देखिए, बालकों के अंदर ऐसी सोच होना चाहिए कि जो भारत में आने वाले समय में जो समस्याएं आएगी या जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या चल रही है वो उन चीज़ों से भी अवगत बालक होना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 का मानना था और उस चीज़ को उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल कर लिया। इसका अंतिम अध्याय देखेंगे मित्रों, अध्याय 5 जो आता है भाषा संबंधी सुझाव। इन्होंने भाषा संबंधी सुझाव क्या क्या दिए देखिए। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा के रूप में करना अथवा उस भाषा के रूप में करना जो विद्यार्थियों द्वारा टूटी फूटी बोली जाती है। कि बालक जब विद्यालय आता है तो उसको उस भाषा में पढ़ाना चाहिए जो उसकी मातृभाषा हो, मतलब जिस भाषा को वो बोलता हो समझता हो, या फिर ऐसी भाषा से अगर मातृभाषा से नहीं पढ़ा रहे हो तो ऐसी भाषा से पढ़ाओ जिसको वो टूटी फूटी बोल लेता है। ठीक है, बोलना होना चाहिए। अगर मातृभाषा विकल्प नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऐसी भाषा जो बालक टूटी फूटी बोल लेता है। विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना अर्थात कम से कम 3 भाषाओं का उससे ज्ञान कराना। देखिए, जो उसकी मातृभाषा है वो तो जानता है, लेकिन कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। अब कौन कौन सी 3 भाषा होगी मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। आगे देखेंगे, संस्कृत भाषा को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पाठ्यचर्या में स्थान देना, अंग्रेजी भाषा को संघीय भाषा के रूप में पाठ्यचर्या में स्थान देना तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका विकास करना। मित्रों, आपने देखा होगा कि 2005 के पहले संस्कृत और अंग्रेजी कक्षा 1 से नहीं चलती थी। संस्कृत तो वर्तमान में भी कक्षा 6 से चलती है राजस्थान में तो, लेकिन आपने देखा होगा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कक्षा 1 से वर्तमान में चलता है। ये पहले कक्षा 6 से चलता था, फिर इसको कक्षा 3 से चालू किया गया और फिर इसको कक्षा 1 से लागू कर दिया गया कि कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में पाठ्यचर्या में स्थान देना कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं कोई, लेकिन राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक स्तर से ही कक्षा 1 से पाठ्यचर्या में शामिल करना, किंतु इसका शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राजभाषा का उन्नयन हो सके। तो मित्रों, अंग्रेजी कक्षा 1 से ही शामिल वर्तमान में की जाती है, कक्षा 1 से ही अंग्रेजी का शिक्षण कराया जाता है, लेकिन अंग्रेजी इस हिसाब से पढ़ाई जाए कि जो राजभाषा है मतलब जो हिंदी है उसका भी साथ साथ में विकास हो। विद्यार्थियों में सभी भाषा के प्रति समान दृष्टिकोण का विकास करना, ऐसा नहीं है कि खुद की भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझा जाए और जो दूसरी भाषा है उसको कि भाई यार ये तो सही भाषा नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं दिया जाए उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 का मानना था कि छात्रों में सभी भाषा के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। पूरे भारत में अनिवार्य रूप से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है, एक तो होती है छात्र की मातृभाषा जिसको वो बोलता है,
एक होती है राजभाषा जो हिंदी है, और एक होती है संघीय भाषा। ठीक है, संघीय भाषा में आता है अंग्रेजी। तो मित्रों जो राजभाषा है, मान लीजिए कोई बालक मातृभाषा के रूप में हिंदी को नहीं बोलता है, वो उर्दू बोलता है, तो फिर उसकी मातृभाषा उसकी उर्दू रहेगी, उसकी संघीय भाषा तो अंग्रेजी रहेगी। लेकिन जो सह राजभाषा या तृतीय भाषा जिसको कहा जाएगा, फिर उसके अंतर्गत उसमें शामिल रखेंगे, क्योंकि उसको आप राजभाषा में शामिल नहीं रख सकते। तो ऐसा ही है इसमें मित्रों, त्रिभाषा सूत्र का सीधा सा मतलब है मातृभाषा, संघीय भाषा और एक और तृतीय या अन्य भाषा, जिसको सह राजभाषा के नाम से भी जाना जाता है। मातृभाषा मतलब जिसको बोलता है, संघीय भाषा मतलब अंग्रेजी, और तृतीय भाषा का मतलब ये है अगर कोई बालक हिंदी बोलता है तो उसके लिए संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, ये तृतीय भाषा हुई। अगर कोई बालक पंजाबी बोलता है तो पंजाबी उसकी मातृभाषा, और जो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उसकी तृतीय भाषा होती है। तो मित्रों ये त्रिभाषा सूत्र होता है। जिस प्रकार अहिंदी भाषी राज्य के लोग तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा का शिक्षण करते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा के लोग तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा को छोड़कर के किसी अन्य सह राजभाषा का अध्ययन करेंगे तृतीय भाषा के रूप में। मैंने बता दिया है कि आप हिंदी बोलते हो तो आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, संघीय भाषा अंग्रेजी है, और सह राजभाषा या तृतीय भाषा आपकी उर्दू हो सकती है, आपकी है गुजराती हो सकती है, आपके और कोई अन्य पंजाबी भाषा हो सकती है। तो मित्रों मतलब सीधी सी बात है, जिस भाषा को अपन बोलते हैं वो अपनी मातृभाषा होती है। साथियों नोट करके लिखा है, भारत में त्रिभाषा सूत्र का विचार सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल CABE ने 1954-56 में दिया था, अतः इसे त्रिभाषा सूत्र का जनक कहते हैं। मित्रों मैंने आपको टॉपिक लिखाया था भाषा विकास की समितियां, आप उसके लगभग 3-4 वीडियो बने थे, तो उन वीडियो को जरूर देखें। उसमें भाषा विकास से संबंधित जो समितियां बनाई हैं उसका बहुत अच्छी तरह से मैंने विवरण दिया है। मित्रों भारत में द्विभाषा सूत्र का सबसे पहले विचार भारत के शिक्षा सचिव आचार्य ताराचंद ने 1948 में दिया था। तो पहले तो द्विभाषा बताई गई, मातृभाषा और संघीय भाषा। मातृभाषा जो बोलता है और संघीय भाषा अंग्रेजी भाषा। तो मित्रों ये था NCF 2005। अब देखिए आपकी जो साइकोलॉजी का कोर्स है, एक दिन मैं लाइव आऊँगा, एक दिन क्या यूँ मान के चलिए मैं आज शाम को 6 बजे, याद रखिए इस टाइम को, आज शाम को 6 बजे लाइव आऊँगा। साइकोलॉजी का जो सिलेबस आपका पूरा हुआ है उसमें 2-4 जो क्लासें हैं वो बच रही है, लेकिन वो तो मैं कभी भी करा दूंगा। ये मान के चलिए आपका साइकोलॉजी का सिलेबस लगभग पूरा हो गया है। मूल्यांकन का टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उपलब्धि परीक्षण वगैरह पहले पढ़ा चुका हूँ शिक्षण विधियों में। तो मित्रों शाम को 6 बजे जिन्होंने भी साइकोलॉजी की पूरी क्लासें देखी है वो शाम को 6 बजे लाइव आ जाए। कुछ बहुत ही ज़रूरी आपसे बात करनी है साइकोलॉजी के संबंध में और रीट भर्ती और MP भर्ती के संबंध में। तो मित्रों शाम को 6 बजे ज़रूर लाइव आए। अगर आप कम से कम 100 कैंडिडेट भी लाइव आ जाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि हाँ यार मेरा जो पढ़ाना है साइकोलॉजी वो सार्थक हो गया है। और अगर 100 कैंडिडेट भी लाइव नहीं आए तो ऐसा मैं मानूंगा कि लोगों ने मैटर भी पढ़ा, उनको अच्छा भी लगा, उन्होंने क्लासें भी ली। लेकिन 15 मिनट के लिए ही बुला रहा हूँ आपको सिर्फ। कितने बजे आना है आपको? शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर आपसे मैं करने वाला हूँ। तो मित्रों याद रखिए इस टाइम को, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी शिक्षण का जो टेस्ट है वो आपको 9 बजे अवेलेबल हो जाएगा, तो उस टेस्ट को ज़रूर देखें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।